प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने बनाए हुए परिवार बिहार बोर्ड के सबसे प्यारे, सबसे बड़े और सबसे विश्वसनीय परिवार बिहार बोर्ड क्लास 11th विद्याकुल में, जहां पे 11 के सभी साथियों को जो कक्षा 11 में गए हैं उनके लिए सारे कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। प्यारे बच्चों, ये कक्षा 11 के साथियों की एक आखिरी उम्मीद है, क्योंकि ऐसा अभी तक शायद किसी ने आप लोगों के लिए कोई ऐसा चैनल नहीं बनाया है जिसमें सिर्फ आपकी पढ़ाई होती है, आपकी समस्याओं पर बात होती है और आपके लिए क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी कंटेंट मिलता है। तो प्यारे बच्चों, आज जो है हम लोग फॉर्मूला जितना भी होता है, जितना भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, उसकी प्रूविंग सीखने वाले हैं। ये सारा जितना भी कुछ लेकर के आया हूं प्यारे बच्चे, ये सब कुछ पिछले कई सालों के डाटा को देख करके, कई सालों के क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को देख करके लेकर आया हूं। तो सारे डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही डेरिवेशन हर साल पूछे जाते हैं। कुछ 2025 के पूछे गए हैं, कुछ 2024 में, कुछ 2023 में, कुछ 2022 में, कुछ 2020 में। आज के डेरिवेशन जितने भी लेकर आया हूं, ये सारे के सारे एग्जाम में आपके शॉर्ट में, लॉन्ग में, हर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो के अंत तक देखिएगा, सारे डेरिवेशन कवर करा के आज भेजने वाला हूं आप सभी को। आपकी परीक्षा में बाहर इससे कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। आपको मेहनत करनी है इतनी दबा करके, विश्वास रखिए पेपर सारा कुछ यहीं से आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। प्रक्षेप्य के उड़ान काल, महत्तम ऊंचाई और क्षैतिज परास के लिए व्यंजक प्राप्त करें। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप सभी को पता है कि आप सभी को क्या करना है, डायग्राम बनाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप डायग्राम बनाना सीखें। तो डायग्राम बनाने के लिए आप एक लाइन इधर खींचते हैं और एक लाइन किधर खींचेंगे। एक लाइन तो इधर हो गया क्योंकि क्षैतिज खींच लिया आपने, और एक लाइन ऊर्ध्व खींच लीजिएगा क्योंकि ऊपर भी तो बॉडी ना जाती है। प्रक्षेप्य होता क्या है कि जब किसी वस्तु को ऊर्ध्व से किसी निश्चित कोण पर फेंका जाए, ऊर्ध्व पर ना फेंका जाए, ऊर्ध्व के अतिरिक्त क्षैतिज से किसी निश्चित कोण पर फेंका जा रहा हो, तो जो हमारी वस्तु होती है वो गुरुत्व के अधीन एक वक्र पथ पर गति करती है और इसी वक्र पथ को हम प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। फेंके गए पिंड को प्रक्षेप्य कहते हैं और पिंड की जो गति होगी उसे हम प्रक्षेप्य गति कहते हैं। मतलब मान लीजिए कि यहां पे कोई वस्तु है, मान लीजिए यहां पे कोई वस्तु है कुछ इस प्रकार से। अब इस वस्तु को ऊर्ध्व के अतिरिक्त किसी अन्य कोण पर फेंका गया तो वस्तु ऐसे गई और ऐसे गा के यहां पे टप्पा से ऐसे गिर गई। तो वस्तु गई ऐसे, यहां पे थी वस्तु, यहां पे थी और ये गई ऐसे, ठीक है, ऐसे गई तो यहां पे कभी टॉप पे रही होगी, किसी छोर पर ये टॉप पे रही होगी। यानी अगर हम इसका पथ खींचें, अगर हम इसका रास्ता देखें तो इसका रास्ता कुछ ऐसे रहा होगा। पहले ऐसे 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 गई है और ऐसे ऐसे जाके यहां पे गिर गई। कुछ इस प्रकार से इस वस्तु का रास्ता रहा होगा, फेंका गया पथ रहा होगा, ठीक है। अगर हम देखें कि इसने कितना कोण बनाया तो हम देखते हैं प्यारे बच्चों कि इसने इतना कोण बनाया, इस प्रकार से यहाँ पे कोण बना है, तो वस्तु का प्रारंभिक वेग को हम यू मान लेंगे, जो कोण बना वो थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे हम जब देखेंगे तो इसके वेग को हम दो घटकों में तोड़ेंगे प्यारे बच्चे, वेग को दो घटकों में तोड़ेंगे। एक हम ऊर्ध्व दिशा में तोड़ेंगे और एक हम क्षैतिज दिशा में तोड़ेंगे। वेग के हम दो घटक करने वाले हैं। क्षैतिज दिशा में जो घटक टूटेगा, अगर आपने u प्रारंभिक वेग से फेंका है तो क्षैतिज दिशा में u cos थीटा टूटेगा और ऊर्ध्व दिशा में u sin थीटा टूटेगा। जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगी तो ये बॉडी की शीर्ष ऊंचाई है और जमीन से इसकी ऊंचाई हम मानते हैं कैपिटल H। जमीन से इसकी ऊंचाई हम कैपिटल H मानते हैं। वस्तु को जहां फेंका गया और जहां पे वस्तु गिरी है, इन दोनों के बीच की दूरी होती है कैपिटल R, यानी कि रेंज। इसे हम परास कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, परास कहते हैं। ठीक है सर, समझ गए। अब अगर आपको निकालना है पहली चीज कि भैया उड़ान काल निकालिए। उड़ान काल क्या होता है, जहां से फेंकी गई है बॉडी, जहां पे गिरी है, जहां से फेंकी गई है, जहां पे गिरी है, उन दोनों बिंदुओं के बीच में लगा समय है, टाइम है। इसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट या उड्डयन काल भी कहते हैं। तो जब हम उड़ान काल निकालते हैं तो पहले आपको देखना कि यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा, फिर उतना ही समय यहां से यहां तक भी लगेगा। तो यहां से यहां तक जाने में लगा समय, फिर यहां से यहां तक आने में लगा समय, दोनों जोड़ देते हैं तो आ जाता है 2t। तो पहले यहां से यहां तक जाने में लगा समय, फिर यहां से यहां तक जाने में लगा समय, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। दोनों को टू स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। जैसे 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 बॉडी ऊपर जाती है इसका u sin थीटा का मान कम होता चला जाता है और जैसे ये शीर्ष पे आती है इसका u sin थीटा, यानी कि जो इसका इस पॉइंट पर ऊर्ध्व वेग है वो शून्य हो जाता है। ऊर्ध्व वेग पूरी तरीके से शून्य हो जाता है, सिर्फ क्षैतिज वेग इसका u cos थीटा रिमेनिंग हमेशा बचा रहता है। तो क्षैतिज वेग u cos थीटा हमेशा बचा रहेगा और ऊर्ध्व वेग क्या हो जाएगा, जैसे जैसे बॉडी ऊपर जाएगी इसका u sin थीटा धीरे धीरे घटते घटते यहां पे 0 हो जाएगा।
तो जो ऊर्ध्व वेग है इस पॉइंट पर बिल्कुल शून्य हो जाता है। तो ऊर्ध्व दिशा में अगर हम मान निकालें, ऊर्ध्व दिशा में अगर हम मान निकालें, ऊर्ध्व दिशा में, तो ऊर्ध्व दिशा में फॉर्मूला लगता है कि भैया जो उस पॉइंट पर वेग होगा वी वाई बराबर यू वाई प्लस में जी टी। लेकिन बॉडी जब ऊपर जा रही थी तो गुरुत्व नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, तो यहां पे जी की जगह माइनस जी लगाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। चलिए सर ठीक है, यू वाई कितना है, प्रारंभिक ऊर्ध्व दिशा में वेग कितना है, तो यू साइन थीटा लिख देंगे इसकी जगह पे, और प्लस माइनस माइनस में जी टी हो जाता है। और इस पॉइंट पर जो हमारा ऊर्ध्व वेग है वो हमने क्या बताया, शून्य हो चुका है, यानी कि वी वाई की जगह जीरो रख दोगे, माइनस का जी टी इधर आया, प्लस का जी टी हो गया, जी टी बराबर हो जाएगा यू साइन थीटा। और उसके बाद यहां पे जब आप टी निकालिएगा समय, तो जी गुणा में इधर आया भाग में यू साइन थीटा बटे में जी हो जाएगा। अच्छा, ये तो समय हो गया भैया नीचे से ऊपर तक जाने का, फिर ऊपर से आने तक का भी इतना ही समय है, तो यू साइन थीटा बटे जी, यू साइन थीटा बटे जी जुड़ जाएगा। दोनों टाइम मतलब यहां से फेंका जाए और यहां पे आने में कुल समय, कुल समय जब आप निकालिएगा तो कुल समय कितना हो जाएगा, कुल समय निकालिएगा तो कुल समय हो जाता है कैपिटल टी बराबर 2 इंटू स्मॉल टी, यानी नीचे से जाने तक ऊपर स्मॉल टी, ऊपर से यहां तक आने में स्मॉल टी, टोटल कितना हो गया टी प्लस टी 2t। तो कुल समय 2t हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 2 इंटू में, और t का मान हो जाएगा यू साइन थीटा बटे जी, यू साइन थीटा बटे में जी। ये हो गया प्यारे बच्चे, आप चाहो तो इसको 2 को सीधा इसके साथ ऐसे लगा के लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारा टाइम पीरियड 2 यू साइन थीटा बटे में जी। चलिए अब हम निकालना चाहते हैं प्यारे बच्चे कि महत्तम ऊंचाई, अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जाएगा, ये h निकालना चाहते हैं। इसके लिए हम गति का दूसरा समीकरण लगाएंगे, और गति का दूसरा समीकरण आप सभी को पता होगा। गति का दूसरा समीकरण जब हम ऊंचाई के लिए लगाएंगे, दूसरा समीकरण जब हम ऊंचाई के लिए लगाते हैं प्यारे बच्चों, तो हमारा फॉर्मूला लगता है h इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ जी टी स्क्वायर, ऐसे करके लगेगा, यू टी प्लस में हाफ जी टी स्क्वायर ऐसे करके लगता है। लेकिन वही वाला बात है कि बॉडी तो ऊपर जा रहा है, तो जी का मान प्लस नहीं माइनस होगा, तो यहाँ पे जी का मान क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बस ऐसे करके, ठीक है। और ऊंचाई पर जा रहा है तो यहाँ पे यू वाई हो जाएगा, और प्रारंभिक वेग कितना हो जाएगा, प्रारंभिक वेग आपको पता है यू साइन थीटा है, ऊर्ध्व दिशा में, ऊर्ध्व दिशा में प्रारंभिक वेग यू साइन थीटा इंटू में टी, और टी की जगह भी तो आप निकाल चुके हैं ना अभी टी, तो टी की जगह पे भी आप चाहो तो यहाँ पे टी की जगह पे रख सकते हो मान, और टी की जगह पे मान कितना रखोगे, यू साइन थीटा बटे में जी, तो टी की जगह पे आप रख सकते हो कितना, यू साइन थीटा बटे में जी, ठीक है। और प्लस माइनस बीच में माइनस आ गया तो हाफ जी, और टी का स्क्वायर कर रहे हो, यानी यू साइन थीटा बटे जी का स्क्वायर, यू साइन थीटा अपॉन में जी का स्क्वायर कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, ये तो दोनों मल्टीप्लाई होके यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटे में जी हो जाएगा, और माइनस में जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो जी स्क्वायर नीचे बनेगा और ऊपर खुलेगा तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, और नीचे बनेगा एक जी से जी कट जाएगा, लेकिन एक जी तो तभी बचेगा, तो 2g नीचे अभी बचेगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए एलसीएम अगर लीजिएगा जी और 2g का, तो 2g हो जाएगा, ठीक है, 2g एलसीएम आ जाएगा, यहां से जी कट जाएगा तो 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस में यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये दोनों घट करके कितना आ जाएगा, h बराबर जो हाइट आएगी प्यारे बच्चों, वो हाइट कितनी हो जाएगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे में 2g, ये हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, देखिए ये आ गया। तो ये हो गया ऊंचाई निकालने का फॉर्मूला। अब बात करते हैं प्यारे बच्चों हमारा तीसरा, यानी कि क्षैतिज परास निकालने का फॉर्मूला। क्षैतिज परास निकालना है, आर का वैल्यू निकालना है। तो आर का वैल्यू कैसे निकलेगा, आपको बता दूं, जो क्षैतिज परास होता है, क्षैतिज परास का बहुत बेसिक फॉर्मूला होता है कि आर बराबर हमारा जो हमारा यू कॉस थीटा है, यानी कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, ये बेसिक फॉर्मूला है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक है। कि भैया यहां से फेंका गया, देखिए यहां से फेंका गया, यहां तक गिरा, तो ये इतना कितना दूरी आया, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। तो चाल कितना है, समय कितना है, क्षैतिज दिशा में, इस दिशा में बॉडी का जो चाल है प्रारंभिक, वो यू कॉस थीटा है। तो चाल कितना है, यू कॉस थीटा, ये तो हमें पता चल गया, चाल कितना यू कॉस थीटा ये पता चल गया, लेकिन समय कितना है, बॉडी भाई यहां से चला है, यहां पे गिरा है, तो कितना टोटल समय लगा है, तो आप कहोगे टोटल समय तो लगा है 2u साइन थीटा बटे में जी,
तो यहाँ पे टोटल समय लिख देंगे 2u sin थीटा बटे में जी। ठीक है, ये ऐसे करके अब यू मल्टीप्लाई होके यू स्क्वायर ना बन जाएगा, तो यू स्क्वायर हो गया। ठीक है, और 2 हो गया और साथ में साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा हो गया और बटे में जी हो गया। अब ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटे में कितना हो गया जी हो गया, ये हो गया क्षैतिज परास, ये क्या हो गया क्षैतिज परास हो गया। बात समझ में आ गया, ये हो गया क्षैतिज परास। ठीक है, चलो जी डन हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है वृत्ताकार चक्ति व ठोस गोले का उसके व्यास के परिता जड़त्वा गुण का व्यंजक निकालिए। ये आपको हालांकि क्लास में कराया जा चुका है कि वृत्ताकार चक्ति का अगर हम निकालते हैं वृत्ताकार चक्ति का, तो वृत्ताकार चक्ति का द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली अक्ष के परिता, जैसे ये वृत्ताकार चक्ति है, द्रव्यमान केंद्र से जाने वाली अक्ष के परिता अगर हम इसका जड़त्वाघूर्ण निकालते हैं तो जड़त्वाघूर्ण आई बराबर आता है हाफ में एम आर स्क्वायर, हाफ में एम आर स्क्वायर ये होता है प्यारे बच्चे, हाफ में एम आर स्क्वायर। द्रव्यमान केंद्र से जाने वाला अक्ष के परिता जड़त्वाघूर्ण होता है हाफ एम आर स्क्वायर, याद रखिएगा। उसके अलावा प्यारे बच्चे अगर हम बात करें ठोस गोले का उसके व्यास के परिता, तो ठोस गोले का तो आप किसी भी सेंटर के परिता निकालिए, व्यास के परिता निकालिए, इसका जड़त्वाघूर्ण हमेशा इतना ही आता है 2/5 एम आर स्क्वायर, 2/5 एम आर स्क्वायर ये होता है। ठीक है, लेकिन इसका जो सेंटर के परिता जड़त्वाघूर्ण ये होता है, लेकिन अगर आप व्यास के परिता निकालेंगे ना तो आपको लंब अक्ष की प्रमेय लगाना पड़ेगा। इसमें अगर आपको व्यास के परिता जड़त्वाघूर्ण निकालना है वृत्ताकार चक्ति का, व्यास मतलब इसके परिता जड़त्वाघूर्ण निकालना हो, या फिर यहां पे ऐसे कोई अक्ष गया है इसके परिता जड़त्वाघूर्ण निकालना है, तो व्यास के परिता जड़त्वाघूर्ण निकालने के लिए आपको लंब अक्ष की प्रमेय लगाना पड़ेगा, जिसमें आपको इस अक्ष को x मानना पड़ेगा, इसको y मानना पड़ेगा, और यहां पे सेंटर से जाने वाली जो अक्ष है उसके परिता तो आई जेड हमें दिया ही हुआ है। ठीक है, तो इसके परिता जो जड़त्वाघूर्ण होगा वही इसके परिता भी जड़त्वाघूर्ण हो जाएगा, यानी आई एक्स और आई वाई तो हमारा बराबर ही हो जाएगा, जिसे हम आई मान लेते हैं। चलो ठीक है, अब अगर आप निकालोगे प्यारे बच्चे जो लंब अक्ष की प्रमेय है उसे लगाओगे, तो लंब अक्ष की प्रमेय क्या कहती है, लंब अक्ष की जो प्रमेय होती है, लंब अक्ष की प्रमेय जो होती है वो कहती है कि हमें आई जो हमारा आई जेड है वो वास्तव में आई एक्स प्लस में आई वाई के बराबर है। अब आई एक्स भी आई मान लेंगे और आई वाई भी आई मान लेंगे, और आई जेड को आप कह रहे हो कि हाफ एम आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे आई और आई मिलकर के 2i हो गया बराबर हाफ में एम आर स्क्वायर, 2 गुणा में नीचे आएगा भाग में तो 1/4 हो जाएगा एम आर स्क्वायर। ये हो जाएगा प्यारे बच्चों व्यास के परिता जड़त्वाघूर्ण, वृत्ताकार चक्ति का व्यास के परिता जड़त्वाघूर्ण। ये हमें निकालने के लिए 5 नंबर में एग्जाम में आएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, याद कर लेना। न्यूटन का शीतलन नियम का व्यंजक प्राप्त करें। शीतलन नियम क्या होता है, शीतलन नियम के बारे में थोड़ा सा समझिए। शीतलन नियम होता क्या है, शीतलन नियम प्यारे बच्चे न्यूटन बाबू कहते हैं, न्यूटन के अनुसार, न्यूटन के अनुसार, न्यूटन के अनुसार, न्यूटन के अनुसार, न्यूटन बाबू क्या कहते हैं, न्यूटन बाबू कहते हैं प्यारे बच्चों कि किसी वस्तु के ऊष्मा हानि की दर, जब हम किसी वस्तु को गर्म करें, लेट से हम इस वस्तु को क्या कर रहे हैं गर्म कर रहे हैं, गर्म करके इसको हम खुले में छोड़ दिए ठंडा होने के लिए, किसी वस्तु को गर्म करके हम इसे खुले में छोड़ दें कि भाई अब ये ठंडा हो, तो ये ऊष्मा हानि करेगी, अपने बॉडी से ऊष्मा निकालेगी। ठीक है, और कहां भेजेगी, आसपास के वातावरण में भेज देगी। ठीक है ना, तो किसी वस्तु के ऊष्मा हानि की दर, किसी वस्तु के ऊष्मा हानि की दर, वस्तु के ऊष्मा हानि की दर, ऊष्मा हानि की दर, किसी वस्तु के ऊष्मा हानि की दर उस वस्तु तथा उसके आसपास के वातावरण, तथा उसके आसपास के वातावरण, उसके आसपास के वातावरण, आसपास के वातावरण, वातावरण तथा उसके आसपास के वातावरण में ताप के तापांतर, तापांतर, वातावरण में तापांतर, तापांतर, तापांतर के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, खड़ी पाई। ठीक है, तो यहां पे हमने कुछ इस प्रकार से कर लिया
कि किसी वस्तु को ऊष्मा हानि की दर हम इसे dQ/dt लिखते हैं, कि ऊष्मा हानि की दर ऐसे लिखेंगे। और ये जो होती है वस्तु और वातावरण के ताप यानी T माइनस TS। TS क्या है? वातावरण का ताप है, T क्या है? वस्तु का ताप है। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, जहां T क्या है प्यारे बच्चों? वस्तु का ताप, वस्तु का ताप, और TS क्या है प्यारे बच्चे? TS क्या है? वातावरण का ताप, वातावरण का ताप, वातावरण का ताप। कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है, कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है जी, ठीक है, समझ में आई बातें? इस तरीके से आपको लिखना है। आप चाहो तो इसका प्रूविंग भी आगे कर सकते हो, कि जैसे यहाँ पे आप आगे लिख सकते हो कि भाई जब इसे आप dQ/dt जब आप खोलोगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा माइनस का k और साथ में T माइनस में TS। ठीक है, अब यहाँ पे इस पूरे फंक्शन को इधर ले आओ और इसको उधर ले जाओ। जैसे इस पूरे फंक्शन को इधर ले आओगे तो बाकी इसका जो डेरिवेशन है, इसका जो डेरिवेशन है प्यारे बच्चे, इसका डेरिवेशन ऑलरेडी मैं आपको कॉपी में कराया हूँ। तो जब मैंने कॉपी में कराया था तो आप उसको एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है, इसके पूरे डेरिवेशन को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है ना? तो इसके पूरे डेरिवेशन में हम क्या करते हैं, इधर नीचे ले आते हैं, फिर उसके बाद कॉमन उसको क्या करते हैं, तुरंत ही ले लेते हैं हम क्या, समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप इसे इस प्रकार से करोगे, नीचे लाओगे, T माइनस TS करोगे, टेम्परेचर है ये टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर में ऊष्मा हानि की दर है। ठीक है, तो किसी वस्तु की ऊष्मा हानि की दर उस वस्तु तथा वातावरण के ताप के अंतर के अनुक्रमानुपाती होता है। इसको नीचे लाओगे, फिर उसके बाद समाकलन कर दोगे, समाकलन करोगे तो E के बेस में आ जाता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप एक बार अच्छे से कॉपी में खोलना और उसे रिवाइज करके तब जाना। सारा कुछ आपके कॉपी में कराया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चे। कार्य ऊर्जा प्रमेय का व्यंजक प्राप्त करें। ये एक ऐसा डेरिवेशन है जो आराम से आ सकता है, कई बार आया है, शॉर्ट में भी आया है, लॉन्ग में भी आया है। तो इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चे, आपको कॉपी में देख के जाना है। ठीक है, कार्य ऊर्जा प्रमेय की देखें तो वर्क एनर्जी थ्योरम अंग्रेजी में कहते हैं प्यारे बच्चों। ये होता क्या है, ये पहले तो उत्तर लिखिए, ये है क्या? तो किसी वस्तु के गतिज ऊर्जा में परिवर्तन उस वस्तु पर किए गए कार्य के बराबर होता है। ठीक है, ये नियम क्या कहता है? किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, परिवर्तन वस्तु पर किए गए कार्य के बराबर होता है। वस्तु पर किए गए किए गए किए गए कार्य के बराबर होता है, कार्य के बराबर होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। खड़ी पाई मतलब सर कि जो कार्य होता है W बराबर वास्तव में डेल्टा के यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यही है नियम। सर इसे प्रूफ करके बताइए। तो प्रूफ करने के लिए यहाँ पे कह रहा है व्यंजक प्राप्त करें। इसको प्रूफ करें तो सॉल्व जब आप इसे करोगे, प्रूफ करोगे, ठीक है ना, तो आप इसे ऐसे करना, गति के तीसरे समीकरण से, गति के तीसरा समीकरण से। गति के तृतीय समीकरण सारे बच्चे जानते हैं, सभी साथियों को पता है गति का तृतीय समीकरण, तृतीय समीकरण याद होगा, सभी साथियों को याद होगा। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as, याद है? अब यू स्क्वायर प्लस में है, इधर आया तो v स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है सर, समझ गया? इतनी बातें समझ में आ गई। अब ये जो 2 और यहाँ पे 2 गुणा में है ना, तो 2 चाहो तो आप यहाँ पे भाग में लाओ, इसके भाग में लाओ। ठीक है, 2 क्या लाओ? भाग में लाओ। जब 2 भाग में लाओगे तो क्या हो जाएगा? चलो 2 भाग में ला के देखते हैं। तो v स्क्वायर माइनस में यू स्क्वायर बराबर में a इंटू एस, और साथ में मैं इसके नीचे 2 ला ले रहा हूँ, अलग अलग कर ले रहा हूँ। 1/2 v स्क्वायर माइनस में 1/2 यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस। अब दोनों पक्षों में मैं m से गुणा कर रहा हूँ, इधर भी मैं m से गुणा कर दे रहा हूँ, इधर भी मैं m से गुणा कर दे रहा हूँ। जब m से गुणा करूंगा तो हाफ m v स्क्वायर माइनस में हाफ m u स्क्वायर इज इक्वल टू एम ए एस। एम ए क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया, एम ए बल हो गया न्यूटन के नियम से, और साथ में एस हो गया। ये हो गया गतिज ऊर्जा K2 बाद की गतिज ऊर्जा, ये हो गई पहले की गतिज ऊर्जा माइनस में K1 बराबर F इंटू एस। ये बल है, ये विस्थापन है। बल गुणे विस्थापन किसके बराबर होता है? कार्य के। और K2 माइनस K1 क्या हो गया? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किसके बराबर आ गया? कार्य के बराबर। इस तरीके से हम इस डेरिवेशन को प्रूव कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों।
आगे है अभिकेंद्र बल से आप क्या समझते हैं, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करें। ये भी एक अच्छा डेरिवेशन है, आप इसे कॉपी में अच्छे से देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, क्या है ये अभिकेंद्र बल से आप क्या समझते हैं? जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो वस्तु पर एक बल कार्य करता है जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है, उसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। ठीक है, क्या लिखोगे? जब भी कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो वस्तु पर एक बल सदैव केंद्र की दिशा में कार्य करता है जिसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। ठीक है, यहां पे आप ये लिख सकते हो जब आप उत्तर लिखोगे, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है, तो जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो वस्तु पर एक बल लगता है जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है, जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर होती है, इसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। अभिकेंद्र बल कहते हैं। ठीक है, अब इसका व्यंजक निकालना है। व्यंजक निकालोगे कैसे? व्यंजक एक प्रकार का डेरिवेशन है प्यारे बच्चे, और उस डेरिवेशन को निकालने के लिए आपको एक डायग्राम समझना पड़ेगा पहले। ठीक है, डायग्राम कैसे समझोगे? जैसे मान लो एक हम इस तरीके से एक लाइन खींच दिए हैं। ठीक है, एक वृत्ताकार पथ बना दिए हैं। वृत्ताकार पथ में क्या होगा कि यहाँ पे इसका सेंटर है, सेंटर को हम O मान लिए। पहले बॉडी कहीं यहाँ पे थी, कोई बॉडी है, बॉडी पहले यहाँ पे थी किसी क्षण पर, फिर वो घूमते घूमते यहाँ पे पहुंच गई, यहाँ पे पहुंच गई। पहले यहाँ पे थी, फिर घूमते घूमते यहाँ पे पहुंच गई। तो कितना विस्थापन हुआ? विस्थापन कितना हुआ? उसका विस्थापन हम मान लेते हैं, चलो डेल्टा V का विस्थापन हुआ। कितना विस्थापन हुआ? मान लेते हैं डेल्टा V का विस्थापन हुआ। डेल्टा V तो वेग में परिवर्तन आया, आप S का विस्थापन मान सकते हो कि भाई S का विस्थापन हुआ। विस्थापन कितना हुआ? S का विस्थापन हुआ। ठीक है, बॉडी पहले यहाँ पे थी तो उसका वेग की दिशा किधर थी? बॉडी पहले यहाँ पे थी तो वेग की दिशा हमेशा स्पर्श रेखीय होती है, तो वेग की दिशा पहले यहाँ पे थी, तो बॉडी यहाँ पे थी, वेग की दिशा ये हो गई। बॉडी यहाँ पे थी तो वेग की दिशा ये हो गई। ठीक है, बॉडी यहाँ पे थी तो वेग की दिशा किधर हो गई? इधर हो गई। बॉडी यहाँ पे थी तो वेग की दिशा किधर हो गई? इधर हो गई। ठीक है, बॉडी यहाँ पे थी तो वेग की दिशा किधर हो गई? देखो इधर हो गई। अब जैसे ही बॉडी कोई यहाँ पे जाएगी तो इसके वेग की दिशा किधर हो जाएगी? इसके वेग की दिशा स्पर्श रेखीय ऐसे हो जाएगी। इसके वेग की दिशा स्पर्श रेखीय ऐसे हो जाएगी। देखो यहाँ पर स्पर्श रेखीय कैसे होगी? इस तरफ हो जाएगी। समझो, यहाँ पे बॉडी थी तो वेग की दिशा इधर थी। समझो, यहाँ पर बॉडी थी तो वेग की दिशा इधर थी, बॉडी यहाँ गई तो वेग की दिशा इधर हो गई। स्पर्श रेखीय हमेशा होती है वेग की दिशा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वेग था उसे हम v बोलेंगे, यहाँ पर वेग की दिशा v हो गई। ठीक है, कुछ इस प्रकार से वेग बदल रहा है तो आप इसे कहीं पे v1 कहीं पर इसे v2 भी मान लेते हैं कई बार। यहाँ पे कितना कोण बन रहा है? डेल्टा थीटा कोण बन रहा है, और यहाँ पे जो त्रिज्या है वो है r। त्रिज्या कितनी है? r है। अब यहाँ पे दो तरीके से फॉर्मूले लगते हैं। फॉर्मूला एक कहता है कि जो हमारा कोण है, जो हमारा चाप है, चाप बराबर होता है या कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। आप ये फॉर्मूला लगाते हो, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे में त्रिज्या, ये फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, कोण हमारा डेल्टा थीटा, कोण बराबर कितना? कोण के सामने वाला चाप हो गया S, बटे में त्रिज्या कितनी हो गई? बटे में त्रिज्या हो गया r। ये समझ में आया? चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप जो उसके सामने, यहाँ से यहाँ तक बॉडी गई तो विस्थापन इसका S हुआ और त्रिज्या इसकी r है। बॉडी पहले यहाँ पे थी, घूमते घूमते यहाँ पहुंच गई, पहले वेग की दिशा इधर थी, फिर वेग की दिशा इधर हो गई। एकदम आसान है। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है? उसके बाद इस वाले चित्र को हमने उठाना है, कॉपी कर लेना है यहाँ पे उठा करके, और इस वाले चित्र को उठाना है, इसको भी कॉपी कर लेना है यहाँ पे, और इन दोनों को यहाँ पे ऐसे लगाना है, यहाँ पे ऐसे लगाना है।
फिर एक को हम यहाँ पे ऐसे इस प्रकार से लगाएंगे, ये वाला हमारा वेग है v और ये वाला भी हमारा वेग है v। इनके बीच जो थीटा कोण बन रहा था तो थीटा डेल्टा थीटा यहाँ पे भी बनेगा, डेल्टा थीटा यहाँ पे बनेगा, इसे हम बोलेंगे डेल्टा b। इसे हम क्या बोलते हैं, कोण के सामने वाला डेल्टा b। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या तो यहाँ भी लगेगा, लेकिन अगर ये v है तो ये भी v हो गया, ये v था ये भी v हो गया, कोण के सामने चाप। तो यहाँ पे अगर कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या लगाओगे तो यहाँ पे बनेगा डेल्टा v अपॉन में v, ऐसा करके बनेगा। अब अगर मैं इस v को भाग में उधर गुणा में भेज दूं तो क्या हो जाएगा, s इंटू में v अपॉन में नीचे r हो जाएगा बराबर डेल्टा v। अगर मैं दोनों साइड डेल्टा t यानी कि समय से भाग दे दूं, मान लो इधर भी t से भाग दे दिया, इधर भी मैंने t से भाग दे दिया, तो वेग परिवर्तन की दर ये बन जाएगा। वेग परिवर्तन की दर को हम कहते हैं त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं, त्वरण। और s बटे टी, ये जो s बटे टी आप देख रहे हो, s के साथ t जो देख रहे हो, s क्या है, विस्थापन बटे में समय। विस्थापन परिवर्तन की जो दर होती है, विस्थापन बटे समय, ये वेग होता है। तो s बटे टी v हो गया, साथ में ये हमारे पास एक और v है, बटे में नीचे r हो गया, v स्क्वायर बटे में r हो गया। तो त्वरण हमारा कितना आया प्यारे बच्चे, v स्क्वायर अपॉन में r आ गया। इस त्वरण को हम कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण। इस त्वरण को हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे, इस त्वरण को बोलेंगे अभिकेंद्र त्वरण। अभिकेंद्र त्वरण बोलेंगे, ठीक है, इसे अभिकेंद्र त्वरण बोलेंगे। तो अभिकेंद्र बल कितना हो जाएगा, अगर आप अभिकेंद्र बल निकालेंगे तो अभिकेंद्र बल अगर आप निकालेंगे तो अभिकेंद्र बल हमारा निकलेगा, अभिकेंद्र बल जो हमारा निकलेगा प्यारे बच्चे, वो निकलेगा F इज इक्वल टू एम इंटू ए का मान हमें दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा अभिकेंद्र बल, F बराबर m और a की जगह रख दिया v स्क्वायर अपॉन में r। लो बाबू, यही आ गया अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल का व्यंजक कितना निकलेगा, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन में r। ठीक है, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। चलिए, बर्नौली की प्रमेय को लिखे एवं सिद्ध करें। तो बर्नौली की प्रमेय जो है एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। जब कोई आदर्श एवं आशान्य द्रव किसी जब कोई आदर्श या आदर्श तथा आशान द्रव धारा रेखीय प्रवाह में बहता है, ठीक है, किसी नली में, किसी पाइप में धारा रेखीय प्रवाह में बहता है, तो किसी भी बिंदु पर या किन्हीं दो बिंदुओं पर उसकी एकांक आयतन की जो कुल ऊर्जा होगी वो हमेशा बराबर होगी। अब एकांक आयतन की कुल ऊर्जा को हम दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग बोलते हैं। तो किन्हीं दो बिंदुओं पर दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, हमेशा नियतांक होगा, या आप इसे दूसरे शब्दों में कहते हैं कि हमेशा बराबर होगा। तो चलिए फिर देखते हैं आखिरकार ये होता क्या है और इसे हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। चलो जी, ठीक है, डन है। कॉपी पेन निकालें, लिख रहे हो। जब कोई आदर्श, लिखो, मैं बोल रहा हूं लिखो, जब कोई आदर्श द्रव, ठीक है, आदर्श द्रव धारा रेखीय प्रवाह में बहता है, लिखो लिखो लिखो, जब कोई आदर्श द्रव, आदर्श द्रव, आदर्श द्रव का मतलब होता है असंपीड्य तथा आश्यान द्रव, ठीक है। आदर्श द्रव धारा रेखीय प्रवाह में बहता है, धारा रेखीय प्रवाह में बहता है, प्रवाह में बहता है, बहता है, तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर, उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर, मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर, प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, एकांक आयतन की कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा का योग, कुल ऊर्जा का योग, एकांक आयतन की कुल ऊर्जा का योग एक नियतांक होता है। क्या होता है, एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है, एक नियतांक होता है, खड़ी पाई। अर्थात जब इसमें अर्थात लिखवाते हैं तो अर्थात होता है प्यारे बच्चे कि दाब ऊर्जा प्लस में गतिज ऊर्जा हाफ रो वी स्क्वायर प्लस में रो जी एच, इन तीनों का जो योग होता है ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है। बात समझ में आया प्यारे बच्चे, बात समझ में आया।
तो इस तरीके से इसे आपको देखना पड़ेगा। P प्लस में हाफ रो वी स्क्वायर प्लस में रो जी एच बराबर हमेशा क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। अब आप इसे प्रूव भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप इसे प्रूव नहीं कर सकते, आप इसे बिल्कुल प्रूव कर सकते हो बड़े आराम से, ठीक है, बड़े ही आराम से आप इसे प्रूव कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, एक मोटा सा पाइप बनाएंगे और ऐसे करके कुछ इस प्रकार से ऐसे प्रूफ कर देते हैं। जमीन से इसकी ऊंचाई कह देते हैं भैया, यहाँ पे ऊंचाई h1 है, यहाँ पर ऊंचाई h2 है, यहाँ पर जो पानी जा रहा है अंदर वहाँ पे वेग v1 है, यहाँ से जो पानी निकलेगा उसका वेग v2 हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से दो बिंदु लेते हैं, एक यहाँ पे बिंदु P लेते हैं और एक यहाँ पे बिंदु Q लेते हैं। ठीक है, दो बिंदु लेते हैं, ठीक है, दो बिंदु हम लोग लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ का क्षेत्रफल मान लो, यहाँ का क्षेत्रफल A1 है और यहाँ का क्षेत्रफल छोटा है ये, तो इसका क्षेत्रफल A2 हो गया। ठीक है, कुछ इस प्रकार से दो तीन चीज़ें आपको डायग्राम इस तरीके से बना लेना है। ठीक है, अब उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ काम करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आपको पहले कुल कार्य निकालना पड़ेगा, फिर कुल ऊर्जा निकालनी पड़ेगी, फिर उसके बाद दोनों पक्षों को बराबर करना पड़ेगा। नोट्स में ये सारा कुछ करवाया हूँ ऑलरेडी, आप एक बार नोट्स को रिवीजन कर लोगे तो आपको ये पूरा डेरिवेशन वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस डेरिवेशन को एक बार अच्छे से पूरा देख लेना, पूरा डिराइव कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन आप यहाँ पे बनाओगे, इसे प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। एग्जाम में आपके आएगा, पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो एग्जाम में आया हुआ डेरिवेशन है, फिर से आ सकता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे कर सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आपको इसे करना है तो यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो बल के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, देखो कार्य बराबर जब हम लिखते हैं ना, कार्य बराबर लिखते हैं बल गुणे विस्थापन। विस्थापन मान लो पानी के अंदर x1 होता है, मान लो चलो x1 विस्थापन होता है पानी का, तो बल गुणे विस्थापन, और बल की जगह हो जाएगा दाब इज इक्वल होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, तो बल बटे क्षेत्रफल हम लगा देते हैं। यहाँ पे मान के चलते हैं कि प्रेशर इस साइड पर हम P1 लगा रहे हैं और उस साइड पर जो प्रेशर है वो P2 है। ठीक है, तो बल बराबर दाब बराबर होता है बल बटे में क्षेत्रफल, तो बल बराबर हो जाएगा दाब गुणे में क्षेत्रफल, तो P1 A1 और साथ में x1 हो जाएगा कार्य 1। इस सिरे पर जो पानी घुसने में कार्य करता है और इस सिरे पर जो निकलने में कार्य हुआ है, इन दोनों के कार्यों का अंतर हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, इन दोनों के कार्यों का अंतर निकालेंगे। उसी तरीके से जब हम दूसरे साइड पे निकालेंगे तो लिखेंगे P2 A2 और x2 ये लिखेंगे। ठीक है, इस साइड पे निकालेंगे, और जो कार्य का अंतर होगा वो कितना आएगा, कार्य का अंतर निकालोगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चे, कार्य का अंतर निकालोगे तो कितना आएगा, याद करो। तो कार्य का अंतर जब आप निकालोगे तो डेल्टा W इज इक्वल टू W2 माइनस में W1 करोगे, किस साइड का प्रेशर ज़्यादा है, इस साइड का प्रेशर ज़्यादा रहेगा, उस साइड का प्रेशर कम है। ठीक है, तो इधर कार्य ज़्यादा हो रहा है और कार्य कम प्राप्त हो रहा है, तो कार्य का अंतर निकालोगे तो W1 माइनस में W2, तो यहाँ पे क्या करोगे P1 A1 x1 माइनस में P2 A2 x2 ये करोगे। ठीक है, अब बताओ क्या करोगे। अब यहाँ पे अगर आप कॉमन लोगे, क्या कॉमन लोगे बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से। A1 x1 बराबर A2 x2, ये दोनों क्या है वास्तव में, ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, A1 x1 बराबर A1 x1 और A2 x2, ये क्या है, क्षेत्रफल गुणे दूरी। तो आप क्षेत्रफल को दूरी से गुणा करते हो तो यहाँ पे मिलता है आपको आयतन। क्षेत्रफल को दूरी से गुणा करोगे तो ये क्या मिलेगा, आपको आयतन मिलेगा। ठीक है, क्षेत्रफल को दूरी से गुणा करते हो तो यहाँ पे मिलता है आयतन, तो ये मिलेगा P1 और यहाँ पे मिलेगा डेल्टा V, और माइनस में यहाँ पर भी क्षेत्रफल को दूरी से गुणा करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, आयतन मिलेगा डेल्टा V। इस तरीके से डेल्टा V, इस तरीके से क्षेत्रफल को दूरी से गुणा करने पर क्या मिलेगा, आयतन मिलेगा प्यारे बच्चों। अब डेल्टा V आप चाहो तो कॉमन ले लो, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू इंटू में डेल्टा V आपने कॉमन ले लिया इस प्रकार से, तो W आ गया, डेल्टा W कह लो या W कह लो। ठीक है, कार्य में अंतर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको कार्य में अंतर मिलेगा। अब उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद गतिज ऊर्जा निकालनी है, स्थितिज ऊर्जा निकालनी है और कार्य ऊर्जा प्रमेय लगा करके सॉल्व कर लेना है। ठीक है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और फिर कार्य ऊर्जा प्रमेय लगा के सॉल्व कर लेना है, दोनों पक्षों में आराम से आ जाता है। ठीक है, तो पहले गतिज ऊर्जा निकालोगे, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ आप बता सकते हो, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ बता सकते हो, बताओ। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, हाफ m v2 का स्क्वायर माइनस में v1 का स्क्वायर।
ठीक है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा के बराबर कितना हो जाएगा, K2 माइनस में K1 हाफ m V2 का स्क्वायर माइनस में हाफ m V1 का स्क्वायर, m कॉमन ले लोगे क्या हो जाएगा, V2 का स्क्वायर माइनस में V1 का स्क्वायर, ये हो गया डेल्टा के। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन मिल गया। अब आपको स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालना है। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालने के लिए क्या करते हैं, बताओ जल्दी से। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालने के लिए क्या करेंगे, mg क्योंकि हाइट पर है ना, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन क्यों निकालेंगे, देखो m की जगह आप एक चीज और लिख सकते हो, द्रव्यमान होता है डेंसिटी बराबर होता है, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन में वॉल्यूम, ये होता है, याद है आपको, डेंसिटी बराबर होगा मास अपॉन में वॉल्यूम। तो मास बराबर कितना हो जाएगा, मास बराबर हो जाएगा डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, ये भी तो हो जाएगा, मास बराबर हो जाएगा डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, तो आप ये भी तो रख सकते हो। और यहाँ पे v की जगह क्या रखना, डेल्टा v रखना, क्योंकि आयतन में क्या हो रही है, आयतन में क्या हो रहा है प्यारे बच्चे, आयतन में यहाँ पे जब पानी यहाँ से घुस रहा है यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ पे जो आयतन है वो मिल जाएगा, ठीक है, डेल्टा v मिलेगा। तो डेल्टा v यहाँ पे मिल जाएगा, तो यहाँ पे m की जगह रख सकते हो डेल्टा के बराबर हाफ, m की जगह रख सकते हो डेल्टा रो इंटू में डेल्टा v और साथ में v2 का स्क्वायर माइनस में v1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास डेल्टा k मिल जाएगा इस तरीके से। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालना बड़ा आसान है। स्थितिज ऊर्जा में अगर आप परिवर्तन निकालोगे तो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन निकालना कैसे निकालोगे भाई, डेल्टा u बराबर u2 माइनस में u1, u2 कितना है mgh mgh2 इस साइड के mgh1 इस साइड का हाइट ज़्यादा है, इस साइड की हाइट कम है, तो mgh1 माइनस में mgh2 हो जाएगा, ठीक है, इससे ऊर्जा में परिवर्तन, ठीक है। तो यहाँ पे भी कर लो इस तरीके से, और फिर उसके बाद क्या करना है, स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन निकल गया है, ठीक है, इस साइड यहाँ पे कर दो इस तरीके से, mg कॉमन ले लेना है, h2 माइनस में h1 इस तरीके से, m की जगह यही रख देना रो इंटू में डेल्टा v, ठीक है। ये जो हमारा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन आया और जो कार्य आया, कार्य बराबर क्या करना है, कार्य बराबर जो कार्य आया है वो वास्तव में जो कार्य में वृद्धि आई है वास्तव में ये दोनों ऊर्जाओं के योग के बराबर होगी। दोनों ऊर्जा का योग कर देना है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों को योग करना है, इन दोनों को जोड़ना है प्यारे बच्चों, और इसके कार्य के बराबर करना है। ये सारा कुछ मैं आपको कॉपी में ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो एक बार आप कॉपी में देख लेना, ठीक है। ये सारा कुछ आपको क्या करना, कॉपी में एक बार सारे बच्चे क्या करेंगे, देख डालेंगे, ठीक है। सारा कुछ कॉपी में क्या करेंगे, देख के ही लिखेंगे, ठीक है। चाहो तो पूरा कंप्लीट कर दिया जाए, कंप्लीट कर दिया जाए, कंप्लीट कर दो कंप्लीट। फिर इसको समीकरण 1 बना देना, इसको फिर डेल्टा यू है तो ये डेल्टा यू कर दो इसे, ठीक है। चलो फिर कंप्लीट ही कर देते हैं। कंप्लीट करोगे तो क्या हो जाएगा, कार्य बराबर गतिज ऊर्जा प्लस में स्थितिज ऊर्जा, दोनों को जोड़ दिया। कार्य का फॉर्मूला क्या मिला, P1 माइनस P2 इंटू डेल्टा वी, P1 माइनस P2, P1 माइनस में P2 इंटू में डेल्टा वी, एक मिला, बराबर कार्य का जो गतिज ऊर्जा है उसका कितना मिला, हाफ में, और हमारे पास क्या मिला, रो डेल्टा वी और साथ में है V2 का स्क्वायर माइनस में V1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस डेल्टा यू कितना दिया है, m की जगह मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ रो डेल्टा वी जी, रो डेल्टा वी और साथ में क्या है, g है, और कितना है H2 माइनस में H1, दोनों ही H स्मॉल लेटर में ही लिख देते हैं, H2 माइनस में H1, ये इस तरीके से है। अब डेल्टा वी दोनों साइड से क्या कॉमन ले लेंगे, इधर से अगर मैं डेल्टा वी कॉमन ले लूँ तो डेल्टा वी इसका डेल्टा वी कट जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, P1 माइनस में P2 बराबर, इसका ब्रैकेट खोल दो, हाफ में रो V2 का स्क्वायर माइनस में हाफ में रो V1 का स्क्वायर, इसका ब्रैकेट खोलोगे तो प्लस में रो जी H2 माइनस में रो जी H1, ठीक है, इस तरीके से। अब जो V1 वाले टर्म्स हैं इनको इधर लेते आओ, तो ये P1 हो जाएगा, और माइनस में नहीं ये इधर आ जाएगा, तो प्लस में हाफ रो नहीं चाहिए, हाफ रो V1 का स्क्वायर, और ये प्लस में है इधर आया तो प्लस में रो जी H1 हो जाएगा बराबर, P2 उधर चला गया तो P2 माइनस P2 उधर गया, प्लस P2 हो गया, और साथ में प्लस में कितना हो गया, हाफ में रो
V2 का स्क्वायर और प्लस में रो जी H2, ये हो गया। देखो कुछ इस प्रकार से, तो हमारा हो गया डेरिवेशन डन, ये हो गया डेरिवेशन डन। ठीक है, जितना इधर आया उतना ही उधर आया। दोनों बिंदुओं पर क्या था, एकांक आयतन की कुल ऊर्जा का योग हमेशा नियतांक कांस्टेंट मिलता है। ठीक है, चलो उपग्रह की कक्षीय चाल और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक का उत्पादन करें। आपको पता होना चाहिए कि कक्षीय चाल कितनी होती है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कितना होता है। ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए प्यारे बच्चे। ठीक है, बताओ कितनी कैसे निकालोगे उपग्रह की कक्षीय चाल। उपग्रह की कक्षीय चाल निकालना है ना, तो पहले आपको पता होना चाहिए उपग्रह होता क्या है। मान लो ये पृथ्वी है, मान लो ये क्या है, पृथ्वी है। पृथ्वी का ये सेंटर है। अब पृथ्वी के सेंटर से कुछ निश्चित ऊंचाई पर कोई एक उपग्रह घूम रहा है। पृथ्वी के सेंटर से ये देखो, मान लेते हैं प्यारे बच्चे, यहाँ पर कोई उपग्रह घूम रहा है, यहाँ पे कोई उपग्रह घूम रहा है। ठीक है, इसकी सेंटर से दूरी कितनी है, इसकी पृथ्वी के सेंटर से दूरी है r। ठीक है, बात समझ में आई। तो जब ये घूमेगा प्यारे बच्चे, तो घूमने के लिए इसको अभिकेंद्र बल कौन देगा, इसको घूमने के लिए अभिकेंद्र बल कौन देगा बताओ। इस उपग्रह को घूमने के लिए अभिकेंद्र बल पृथ्वी ना देगी, पृथ्वी ना देगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगता है कि जो अभिकेंद्र बल होता है, ये वास्तव में किस उपग्रह और पृथ्वी के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल है इससे प्राप्त होता है। अभिकेंद्र बल किससे प्राप्त होता है, उपग्रह और पृथ्वी के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल है उससे प्राप्त होता है। अभी अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला कितना होता है, अभिकेंद्र बल का फॉर्मूला होता है भाई, अगर मैं इस ग्रह का द्रव्यमान स्मॉल m और इसके वेग को v मानूं और इसकी त्रिज्या r मानूं, इसका जो अभिकेंद्र बल है वो मिलेगा mv स्क्वायर बटे में r, और इसका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो मिलेगा g। इसका पूरा जो है द्रव्यमान कैपिटल M, इसका द्रव्यमान स्मॉल m, तो g कैपिटल M स्मॉल m और इनके बीच की जो दूरी है वो स्मॉल r का स्क्वायर है। चलो अब इसको काटे, r से एक r कट गया, m से m कट गया, v स्क्वायर बराबर मिला जी m बटे में r। तो v बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में जी m बटे में r। एक तो ये फॉर्मूला निकल आया। एक फॉर्मूला होता है जी एम ई इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर, जी एम ई इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर, एक फॉर्मूला ये भी होता है, तो आप उसे भी रख सकते हो। ठीक है, जी आर ई स्क्वायर आप उससे भी रख सकते हो, लेकिन फिर आपको स्मॉल आर की जगह क्या रखना पड़ेगा, स्मॉल आर की जगह आपको आर ई प्लस एच रखना पड़ेगा। स्मॉल आर की जगह फिर आर ई प्लस एच भी रखना पड़ेगा, तो वो आप लंबा प्रोसेस है, आप यहाँ तक छोड़ भी सकते हो। ठीक है, चाहो तो इसके आगे भी कर सकते हो, जैसे v बराबर फिर क्या करोगे, v बराबर रूट में जी एम ई की जगह जी आर ई स्क्वायर कर सकते हो, पृथ्वी की त्रिज्या बटे में स्मॉल आर की जगह आप आर ई प्लस में एच रख सकते हो। ठीक है, आर ई प्लस में एच रख सकते हो। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, बात समझ में आई। बस इतनी सी चीज़ें हैं, अब आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, और भी चीज़ें दुनिया भर की हैं, लेकिन यहाँ पे इसको छोड़ भी सकते हो। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा एक ये हो गया डेरिवेशन। अब हमारे पास है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का डेरिवेशन मैंने आपको बहुत प्यार से समझा रखा है कॉपी में, इसको देखिएगा। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का डेरिवेशन, ठीक है सभी साथी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का डेरिवेशन माइनस का जी एम ई एम बटे में आर। ठीक है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का डेरिवेशन एक बार अच्छे से पढ़ के जाइएगा, यू बराबर माइनस का जी एम ई एम बटे में आर। ठीक है, इसको एक बार पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना, इसको अच्छे से डेरिवेशन देख के जाइएगा। सरल आवर्त गति का आवर्तकाल का व्यंजक प्राप्त करें। आवर्तकाल का व्यंजक प्यारे बच्चे, ये एग्जाम में पूछ सकता है, पूछा भी है और पूछ भी सकता है। तो पहले आपको सरल आवर्त गति का एक व्यापक समीकरण पता होना चाहिए। सरल आवर्त गति का व्यापक समीकरण, सरल आवर्त गति का व्यापक समीकरण, त्वरण ए बराबर होता है माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई। त्वरण ए बराबर कितना हो जाता है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर में वाई होता है। ये आपको याद होना चाहिए। जो त्वरण होता है ए बराबर, या फिर अल्फा बराबर आप कह सकते हो, ए बराबर माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई, ये होता है। इसी समीकरण को देख करके हम हमेशा पता लगाते हैं कि किसी वस्तु में अगर इतना त्वरण है तो हम जान लेते हैं कि वस्तु सरल आवर्त गति कर रही है। अब अगर इसका माइनस चिन्ह हटा दें, तो माइनस चिन्ह तो यहाँ पर विपरीत दिशा को बताता है कि विस्थापन के विपरीत लग रहा है इसमें प्रत्यानयन बल।
माइनस साइन हटा दोगे तो ए बराबर बनेगा ये ओमेगा स्क्वायर वाई, वाई इधर आ जाएगा। या फिर अगर आप यहाँ पे आवर्तकाल निकालोगे तो आवर्तकाल का फॉर्मूला क्या मिलेगा, आवर्तकाल का फॉर्मूला मिलता है टी बराबर 2 पाई अपॉन में ओमेगा, ये होता है आवर्तकाल का फॉर्मूला। तो हमें यहाँ से ओमेगा निकालना है, वाई इधर गुणा में नीचे आया भाग में, ए अपॉन में वाई बराबर कितना हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और इधर 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 से अगर स्क्वायर हटा तो इधर आएगा रूट में। तो हम टी बराबर क्या रख देंगे, टी बराबर 2 पाई अपॉन में 2 पाई अपॉन में ओमेगा की जगह उठा के रख दो इसे, रूट में ए बटे में वाई, वाई घूम के ऊपर चला जाएगा, टी बराबर हो जाएगा 2 पाई रूट में वाई बटे में ए, जिससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में, ऊपर है विस्थापन नीचे है त्वरण, ऊपर है विस्थापन नीचे क्या है त्वरण है। ये हमें सीखने को मिला, ये हमें सीखने को मिला, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में विस्थापन बटे में त्वरण, ये हमें सीखने को मिला। ठीक है, एक नौवां वाला डेरिवेशन प्यारे बच्चे, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम को सिद्ध कीजिए। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम को सिद्ध, प्रथम नियम क्या होता है आपको पता है, प्रथम नियम यही होता है ना कि जब हम किसी ऊष्मागतिक बॉडी में जो भी ऊष्मा देते हैं, जो भी ऊष्मा देते हैं किसी भी ऊष्मागतिक निकाय द्वारा अवशोषित की गई जो कुल ऊष्मा होती है वो दो भागों में व्यय होती है। एक तो निकाय की जो आंतरिक ऊर्जा है उसको बढ़ाने में, ठीक है, एक निकाय की आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने में डेल्टा यू प्लस कृत कार्य में, किए गए कार्य में, ठीक है, क्योंकि पिस्टन कुछ कार्य भी करता है और आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि भी होती है। तो निकाय जो अवशोषित करता है ऊर्जा वो दो भागों में व्यय होती है, निकाय की आंतरिक ऊर्जा को वृद्धि करने में डेल्टा यू प्लस में कृत कार्य, कुछ कार्य भी करने में, ठीक है, पिस्टन कुछ कार्य भी करता है ऊपर की तरफ। तो ये आपको लिखना पड़ेगा शब्दों में, देख लीजिएगा, सारा कुछ ऊष्मागतिकी वाले चैप्टर में पढ़ाया है। ये वो डेरिवेशन है जिनके आने की संभावना प्रबल रूप से है प्यारे बच्चों। इन डेरिवेशंस को आपको जरूर अच्छे से पढ़ के जाना है, कॉपी में एक बार अच्छे से सारे बच्चे देख लीजिएगा जो नोट्स आपने साल भर बनाई है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों साथियों को भी शेयर करिएगा। प्यारे साथियों, ये वो चैनल है जहां पे आपकी 11th की तैयारी कराई जा रही है। तो 11th के साथियों के लिए एक स्पेशल चैनल विद्याकुल परिवार की तरफ से है। तो अपने सारे दोस्तों मित्रों को बताइएगा कि अगर 11th में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो एक ही रास्ता है, बिहार बोर्ड क्लास 11 साइंस विद्याकुल चैनल को सब्सक्राइब कर लिया जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों फिर डायरेक्ट आपके साथ लाइव क्लास में। तब तक सभी साथी अपना ख्याल रखिएगा। लव यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।